हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक कहानी पत्नी का प्रतिशोध पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए ताकि आपको कहानी समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की कहानी आपको मिलती रहे। तो चलिए पार्ट 2 की कहानी शुरू करते हैं। 4 महीने पहले की बात थी। बैंक की तरफ से दयावीर को चीफ मैनेजर सौम्या मिश्रा के साथ गोवा एक समिट में जाना था। वहाँ SBI के देश भर के बैंकर आए थे। सौम्या मिश्रा को वहाँ एक स्पीच देनी थी, साथ ही कुछ डाटाबेस प्रेजेंटेशन भी देना था। दयावीर का काम चीफ मैनेजर की हर तरह से मदद करना और दूसरी व्यवस्था देखनी थी। सौम्या मिश्रा 41 साल की हाईली मेंटेन महिला थी। उसका कद 5 फुट 9 इंच था और वजन 55 किलो था। रंग गोरा था, बाल डाई के बाद सुनहरे जैसे लगते थे। अमूमन वो मॉडर्न ड्रेस पहनती थी और फिल्म तरीकाओं की तरह सज धज कर रहती थी। अलका ने कभी गोवा जाने का सपना देखा था, पर आज तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ था। अलका ने जिद की कि उसे भी गोवा जाना है। फिर जिस ट्रैवल एजेंट ने सौम्या और दयावीर का एयर टिकट बनाया था, उसी ने अलका और आयुष का भी टिकट बनवा दिया था। गोवा में एक होटल में सौम्या और दयावीर का रूम बुक था। अलका दयावीर के साथ उसी के रूम में एडजस्ट कर गई थी। अलका जैसी और भी महिलाएं थी जो अपने बैंकर पति के साथ गोवा आई थी। कुछ से अलका पूर्व परिचित भी थी और कुछ से गोवा में परिचय हुआ था। उन्हें 3 दिन तक गोवा में रहना था। ऑफिस के अलावा दयावीर सौम्या की तरफ से फ्री था। वह विद फैमिली गोवा आया था। ये बात सौम्या को जयपुर में ही मालूम पड़ गया था और सौम्या ने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं की थी। गोवा में बैंक का मुख्य काम सिर्फ 1 दिन का ही था। बाकी आगे पीछे के 2 दिन उनकी यात्रा के हिसाब से एडजस्ट किया गया था। सच कहा जाए तो गोवा में अब खुद सौम्या ही नहीं चाहती थी कि दयावीर उसके आगे पीछे घूमे। सौम्या को अपने पिछले ब्रांच का एक सहयोगी मिल गया था। चूंकि वह भी गोवा में अकेला था, इसलिए सौम्या ने उसका साथ पकड़ लिया था। उन 3 दिनों में अलका को लगा कि गोवा आने में उसने देर कर दी थी या फिर वक्त से बहुत पहले आ गई थी। 2 छोटे बच्चे को संभालना इतना आसान भी नहीं था। आयुष को तो फिर भी संभाला जा सकता था, मगर सृष्टि अभी 7.5 महीने की हुई थी। उसे तो कहीं लेकर जाना भी मुसीबत था। उनका होटल टूरिस्ट बीच के बहुत करीब था और उन्हें जो कमरा मिला था उसके बेडरूम की खिड़की से ही समुंदर की तरफ झांका जा सकता था। वह एक दूरबीन जो कि उन्होंने गोवा में ही खरीदा था, जिससे अनंत दूर तक समुंदर में देख रही थी। दूरबीन का लेंस सेट कर उसने पहले करीब के लोगों को देखा था, फिर समुंदर के उस छोर पर देखने के प्रयास में उसने लेंस सेट किया। कुछ क्रूज दिखे, कुछ बड़े बड़े वे जहाज भी दिखे जो इतनी दूर थे कि जिन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुमकिन ही नहीं था। पर समुंदर का दूसरा किनारा नहीं दिखा था। अब उसे एहसास हुआ था कि समुंदर को आखिर समुंदर कहते क्यों थे। गोवा के रोमांटिक माहौल का असर था या फेनी का सरूर। दोनों बच्चों के सो जाने पर दयावीर उस पर मोहब्बत की ऐसी बारिश करता था कि वह सिर से पांव तक सराबोर हो जाती थी। लगता था कि समुद्र तट पर अधनंगी ख्वातीनों को देखकर उसके खून में जो जलजला आता था, वह अलका की बाहों में आकर दम तोड़ता था। गोवा से लौटने के बाद भी सब कुछ ठीक रहा था। दयावीर समय से ड्यूटी जाता और समय से घर भी लौट आता था। बेटा आयुष, जो अब 3.5 साल से ज्यादा का हो गया था, उसे डाइनिंग रूम में बिठाकर हिंदी अंग्रेजी की वर्णमाला और गिनती सिखाता था। जीवन मजे में गुजरना शुरू हो गया था। नहीं, गोवा से लौटने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल था। दयावीर समय से ड्यूटी जाता था, समय पर घर भी वापस आता था। बच्चों और पत्नी के लिए उसके पास समय ही समय था। कई बार बेटी रो रही होती थी और अलका को कोई जरूरी काम होता था या वह किचन में व्यस्त होती थी तो दयावीर बेटी को संभाल भी लेता था। फिर उसे ध्यान आया कि बैंक में ऑडिट होने वाला था। ऑडिट से 1 दिन पहले उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। माँ के रिक्वेस्ट पर वह उदयपुर अपने मायके गई थी। जब वह वापस आई तो उसकी दुनिया बदली हुई थी। दयावीर ने बताया था कि बैंक को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले, इसके लिए वह कुछ ऐसे लोगों का भी लोन पास करवाने में मदद किया था जिससे रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। कुछ पार्टियों से उसने जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने में कोताही बरती थी। ऑडिट में ऑडिटर ने इस कमियों को चिन्हित किया था और हेडक्वार्टर से उसके लिए संदेश आया था कि वह जल्दी से जल्दी इन कमियों को दूर करे। यही कारण था कि वह ड्यूटी के बाद भी उन पार्टियों के पास धक्के खा रहा था। पार्टियों का मिजाज भी जुदा था। दयावीर बताता था कि लोन लेते समय जो लोग उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, चिरौरी करते थे, अब जैसे बदला ले रहे थे। अपॉइंटमेंट देकर भी मिलते नहीं थे। मिलते थे तो
कायदे से जवाब नहीं देते थे। जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे या थे ही नहीं, वे उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। इसलिए उसे ऑफिस टाइम के बाद भी उन पार्टियों के घर या दफ्तर में हाजिरी भरनी पड़ रही थी। अलका के पिता LIC में काम करते थे, इसलिए उसने अपने पिता को भी बहुत व्यस्त देखा था। देर रात को घर आना, बाहर का खाना खाना, दिन रात पार्टियों और एजेंडों से फोन पर बतियाते रहना और 45 साल से ज्यादा की उम्र होते ही कई जिस्मानी अलामतों से घिर जाना ऊंचे पद और मोटी तनख्वाह का साइड इफेक्ट था। अलका ने जितना गौर किया उतना ही उसे उसका निष्कर्ष उचित मालूम पड़ने लगा। आज आने दो घर पर, फिर पूछती हूँ उस चीड़े से कि जो है वह बैंक ही है या घर नाम का एक दड़बा भी है, जहाँ उस चीड़े की एक चिड़िया रहती है, 2 मासूम बच्चे भी रहते हैं। दयावीर रात के 11 बजे घर लौटा, आते ही बाथरूम में घुस गया, फिर नहाकर बाहर निकला। खाना निकालूं या आज फिर खाकर आए हो? अंदर से जली भुनी अलका अपनी आवाज को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती हुई बोली। पार्टी के पास देर हो रही थी, इसलिए पार्टी ने ही खाना मंगवा दिया था। साथ में पीने के लिए भी कुछ मंगवाया होगा। अलका ने तंज कसा। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये कि तुम लाख कोशिश करते हो कि तुम्हारी शराब की मुस्क छुप जाए, तुम्हारी चाल की डगमगाहट का किसी को पता नहीं चले, पर ऐसा होता नहीं है। तुम्हारे माउथ फ्रेशनर चबाने से या संभल संभल कर चलने से दुनिया बेवकूफ बन सकती है, तुम्हारी बीवी नहीं। देखो मैं बहुत परेशान हूँ और ये बात तुम जानती भी हो। टेंशन से निजात पाने के लिए अगर मैं कभी कभार नहीं बल्कि रोज कभी कभार के लिए मैं खुद मना नहीं करती, पर लाख शराब के लिए दलीलें दे लो, खुद का जी तो बहला लोगे, पर तुम्हारे या मेरे मान लेने से बुरी चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। शराब बुरा था, बुरा है और बुरा ही रहेगा, भले ही मेरा पति पिए या मेरा पिता। यार तुम तो बहस करने लगी हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि खाना खाओगे या नहीं? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नहीं जरा सा भी नहीं। ओके, तुम बिस्तर पर जाओ, मैं किचन समेट कर आती हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी तीसरे भाग में जारी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।